बिल्कुल, मैं कहता हूँ संविधान खतरे में आज से थोड़ी है। 2015 से जब से मोदी सरकार देश के अंदर आई है तब से उनके अनिल जो है क्या वो हेगड़े थे, पता नहीं क्या नाम था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, मिनिस्टर का, उन्होंने कहा था आनंद हेगड़े उन्होंने कहा था कि हम तो संविधान बदलने के लिए आए दिन उनकी जो MLA MP या सांसद है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो संविधान को बदलने के लिए आए, वो संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। तो संविधान खतरे में, ये तो हमारे और आपके जैसे जो मुट्ठीभर लोग, जागरूक लोग हैं जो सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे हैं, तो उनको पता है, मोदी जी को, उनकी पूरी कंपनी को पता है कि ये लोग जागरूक हैं, अभी संविधान को मत छेड़ना, अन्यथा लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और इनको मालूम भी है कि 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के लिए। तो आप इस बात को समझिए थोड़ा सा कि वो नहीं छेड़ेंगे आपको। मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र बना रही है, तो ऐसे में भारतीय संविधान चलेगा देश में? नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ बन रहा है? हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं ना। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप भी हैं, मैं भी हूँ। वो कोशिश कर सकते हैं, अपने लोगों को खुश करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं है। भारतीय संविधान के प्रियम्बल का जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। और उस लाइन के साथ हमको ये तुम नहीं कर सकते। जब हमको ये तुम नहीं कर सकते, एक शब्द नहीं बदल सकते, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता? आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। देखिए, SC आयोग जो है वो बनाई दलितों के लिए है। दलितों पर पूरे मुल्क भर में अगर कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो उसकी अगर कोई शासन में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग नहीं सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में दरवाज़ा, लास्ट जो दरवाज़ा है वो बनता है उसका SC आयोग का। तो SC आयोग, हमारा SC आयोग का जो चेयरमैन होता है वो दलित समाज का प्रथम व्यक्ति होता है। तो आप उसमें समझिए कि उम्मीद तो यही रहती है कि भी अगर SC आयोग अपने आप में काम करे तो वो बड़ी बात है, लेकिन जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अगर जिम्मेदारियां SC आयोग उठाएगा, समझेगा, तो मैं समझता हूं कि SC आयोग बहुत बड़ी चीज़ है। उसके पास में संवैधानिक पावर है, संवैधानिक ताकतें हैं, और हमारे आदमी का किसी भी लेवल पर अगर कोई एट्रोसिटी होती है तो उसमें उसका राइट्स बनता है वो SC आयोग में जाए और उसका लाभ ले। आप बताइए, अगर हमारे आदमी का समय से उसको क्या नाम है, बिना कारण बताओ नोटिस जो है उसको डिमोशन किया जा रहा है, उसका प्रमोशन टाइम पर नहीं हो रहा है, उसकी CR खराब की जा रही है, उसके साथ नौकरी में भेदभाव हो रहा है, जातिगत शोषण हो रहा है, उसका सीनियर अफसर जो सीनियर अपर कास्ट आ रहा है, समर समाज से आ रहा है, वो उसका जातिगत आधार पर शोषण कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा वो? तो शोषण हर लेवल पर। ये कह देना कि गांव देहात में शोषण है, मैं मानता हूँ गांव देहात में ज़्यादा शोषण है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का अभाव है और लोग अपने अधिकारों को नहीं पहचान रहे। लेकिन जिन लोगों को शिक्षा के आधार पर नौकरियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया है और वो अफसर हो गए, तो उनके साथ भी शोषण है। आज आप देखिए कि जब हमारा कोई जज जो है वो हाई कोर्ट के लिए उसका नाम रखा जाता, तो उस पर कोई झूठा आरोप लगा करके उसके लिए क्या नाम है, उसको फंसा कर रख देते हैं। 2-3 साल मुकदमा चलता है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। तो हर लेवल पर शोषण हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हमारे आदमी का, सरकारी कर्मचारी को तो आज की तारीख में नौकरी करना भारी हो रही है। आदमी को समय से पहले रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है, VRS लेनी पड़ रही है, और कारण सिर्फ इतना सा है कि उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करा जा रहा है हमारे आदमी को कि वो नहीं चाहता। उनको पता नहीं कि जो सिस्टम है उसको ये पता है कि जो SC/ST के सरकारी कर्मचारी हैं और ये जो नौकरी में आ गए, और नौकरी के बाद में इनके पास जो पैसा आ गया है, पैसा से ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ी सरकारी कर्मचारी की। एक समय पर 96-95 के आसपास 40 लाख सरकारी कर्मचारी हुआ करता था। आज उनकी संख्या घट करके 6 लाख रह गई है। आप समझिए कि आबादी बढ़ रही है और सरकारी कर्मचारी के SC/ST की जो है वो संख्या घट रही है। जब 1997 में 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारी संख्या जो है वो 40 लाख थी, तो अब तो 60 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन घट करके वो 6 लाख रह गई। क्योंकि उनको मालूम है जब सरकारी कर्मचारी आता है और उसकी जेब में पैसा आता है और उस पैसे से आंदोलन खड़ा होता है। मान्यवर साहब काशीराम ने अगर बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उससे पहले वामसिप बनाई, और वामसिप सरकारी कर्मचारियों का संगठन था, और सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने उसमें पैसा दिया, वहाँ से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे बसपा तैयार हुई। तो पैसा हर चीज़ के लिए चाहिए, और पैसा शेड्यूल कास्ट के पास में ना तो जमीनें हैं ना उद्योग है। पैसा किसके पास आया? पैसा आया सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के पास, नौकरियों के बाद में। तो नौकरी वालों के पास में जो पैसा आया उन्हीं से 2-2, 4-4 रुपए लेकर के आंदोलन खड़ा किया गया। अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा तो वो जा रहा है, तो उसका हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि तो SC आयोग जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का अड्डा बन गया, तो वो गलत कह रहे हैं। ट्रांसफर देखिए, सुन लीजिए, अब गाँव क्षेत्र में अत्याचार अगर हो रहा है तो गाँव जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो SC आयोग में आए और अपनी शिकायत दर्ज कराए, और उसके बाद में अगर SC आयोग उसकी नहीं सुनता है किसी कारणवश, तो हम कह सकते हैं कि SC आयोग यहाँ गलत है। लेकिन जब कोई SC आयोग के पास चल करके आएगा ही नहीं, डॉक्टर के पास मरीज चल करके आएगा ही नहीं, और मरीज ये कहने लगे जी मेरा तो इलाज नहीं हुआ, तो भाई जाना तो पड़ेगा ना। आजकल जो ये सोशल मीडिया है जिसमें हम और जिस प्लेटफॉर्म पर हम और आप सब लोग काम कर रहे हैं, यहाँ जब आदमी को पता चलता है कि भाई आपको, जैसा आज अंजू वाला जी ने बताया कि बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं और वो हम तक पहुँचते तो हम स्वयं ऑटो लेते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आयोग के पास में संवैधानिक पावर है और वो उस चीज़ का इस्तेमाल करके
पहले अभी जैसे उन्होंने कहा माननीय सदस्य ने कि पहले आयोग के पास लोग आते थे, लेकिन अभी आयोग जो लोगों के पास जा रहा है, तो चीज़ें बदली हैं। मैं मान रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि उतनी क्या नाम है उतना अच्छे लेवल पर काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। लेकिन जब से विजय सापला जी जो है वो राष्ट्रीय चेयरमैन बने हैं SC आयोग के, तब से 90% जो है वो काम में सुधार हुआ है। 90% जो है वो कहीं ना कहीं 90% जो है वो क्या नाम है हमारा वो एक तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन सांपला साहब बीजेपी से आते हैं और बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो अत्याचार है ना दलितों पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार और बीजेपी से सांपला आते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ जाता है, इस बात को छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि SC आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और SC आयोग का चेयरमैन वो किसी भी पार्टी का हो। और देखो, हमेशा इस बात को समझ लीजिए, जिसकी केंद्र में सरकार होती है ज़्यादातर चेयरमैन उसी पार्टी के होते हैं। इससे पहले अगर आप पूर्व में देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उसके बहुत सारे जो चेयरमैन रहे, चाहे वो आप देखेंगे क्या नाम है वो थे अपना पूनिया साहब थे, वो कांग्रेस से आते थे, हनुथप्पा साहब थे वो कांग्रेस से आते थे, सूरज भान जी थे वो कांग्रेस से आते थे। तो जब सरकार जिसकी रहेगी तो चेयरमैन सीधी सी बात है उसी का बनेगा। कोई इसका चुनाव तो हो नहीं रहा है कि वोट डाल करके कोई चुना जाएगा, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो ऐसे में निष्पक्ष कार्रवाई होती है आयोग के द्वारा? नहीं, बिल्कुल। मेरा एक मामला था, मैं आयोग में गया, मुझे बिल्कुल उसमें न्याय मिला। तो ऐसा नहीं है, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या है। अगर हमें हमारे राइट्स पता है तो हम आयोग में कह सकते हैं सर मेरा राइट ये बनता है और सरकार मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव कर रही है। तो आयोग के चेयरमैन की, आयोग के सदस्य की ड्यूटी बन जाती है कि वो मुझे न्याय दे। लेकिन जरूरी ये है कि मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या है। पूछो वाला मामला है या घड़े वाला मामला है या अन्य जो जाति के आधार पर जो लोगों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, तो उसमें आयोग क्या मोटो ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये रिसर्च का विषय है। पिछले दिनों में ऐसे कितने मामलों पर SC आयोग के चेयरमैन ने, SC आयोग ने कितनी गंभीरता से उन मामलों को लिया है। तो ये जानकारी का विषय, इसके लिए RTI हम भी लगाएंगे, आप भी लगाओ, हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि SC आयोग ने। लेकिन मैं पिछले 2-3-4 महीने में जितने आयोग में मेरी मीटिंगें हुई हैं, मैं गया हूँ आयोग में, चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात हुई है, माननीय सदस्य अंजू बालाजी मेरी 2-3 मुलाकात हुई हैं, और दूसरे जो नागपुर के सदस्य उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो मुझे लगाया कि पहले आयोग के चेयरमैनों से ये वाले आयोग के चेयरमैन जो हैं ये ठीक है और इनका समाज के प्रति थोड़ा बहुत दर्द है और ये उसको लेकर के चिंतित भी है। यहाँ जय भीम का नारा भी लगा, जो उसको भारत माता की जय भी बोल दिया, एक साथ कैसे चल सकते हैं ये? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जय भीम का नारा आपको खुश करने के लिए लगा दिया, और वो क्योंकि शेड्यूल कास्ट से आते हैं और SC आयोग का चेयरमैन जो होता है वो शेड्यूल कास्ट होता है, तो उसको क्या नाम नारा लगाना मजबूरी है। लेकिन भारत माता की जय इसलिए वो लगाएंगे क्योंकि वो आए तो RSS की पाठशाला से ही है ना। तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए, बीजेपी से आए, RSS से आए, तो भारत माता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये नो डाउट। लेकिन आप इसको समझिए कि आप सरकारी दफ्तर, सरकारी अधिकारी की जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके अपना काम है, काम करने का अपना ढंग है। हम उससे काम कैसे करवा सकते हैं अपने समाज के लिए, वो हमारे समाज के लिए कितना बेनिफिट दे सकता है, हमें इस पर फोकस बनाना है।